हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको लास्ट 5 ईयर यानी पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आप इन पांचों क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जो एमसीक्यू है इसमें, जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू कराऊंगा, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या मैप या खालिस्तान, इन सबको जब आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक बात ये पता लगेगी कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यानी 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको इतने क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने 5 ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करे तो आप इसका अंदाजा यहां से लगाओगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। और अगर आपने ये पांचों क्वेश्चन पेपर देख लिए तो गारंटी से कह रहा हूं कि 70-80% तो मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको देख के जाओगे। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है आपके आरबीएससी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट करा रखी है। पिछले साल मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, ये मेरी वीडियो देख लो। सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। एनसीईआरटी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा 2025-26 में आप जतिन सर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करा रखा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इन वीडियो को देखो, यहाँ पे आपको कराया है। थोड़ा आपको हल्का शॉर्ट में देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मेरी वीडियो में तो कोई भी प्लेलिस्ट आप देख लो। और लाइव क्लास में आप जुड़ते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लाइव क्लास देखी होगी। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन वहाँ से हो गया होगा। लेकिन अगर आपको अब पता लग रहा है लाइव क्लास के बारे में तो लाइव क्लास वाले सेक्शन में जाओ हमारे चैनल में, और ये वीडियो 4 आपको मिलेगी। ठीक है, यानी 4 क्लासों में हमने ये कंप्लीट बुक 1 बुक 2 करा दी है। तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका 1-1.5 घंटे में आपकी बुक हो जाएगी कवर। तो इसको जरूर देख लेना, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2025 का पेपर आता है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की, और वहां कराता हूँ जल्दी जल्दी। मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे राजस्थान बोर्ड के पेपर 2025 की। तो कुछ इस प्रकार का पेपर आता है, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू कि मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, मानव भूगोल की ये परिभाषा जो है ये किसने दी है, बहुत ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि 3-4 परिभाषा है, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए यहाँ रखा है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी, रेटजेल। ठीक है, जो रेटजेल थे इन्होंने ये परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है ये चीन है। हालांकि ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, तो चीन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है, यहाँ पे जो स्थानांतरण कृषि होती है उसको किस नाम से जानते हैं। इसको हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि हम झूमिंग के नाम से इसको जानते हैं। झूम खेती या झूमिन या कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि आधारभूत उद्योग जो होता है वो कौन सा है। तो लौह इस्पात जो है ये आधारभूत उद्योग है। ठीक है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तृतीयक क्रियाकलाप का एग्जाम्पल है इसमें से कौन सा है। देखो, कृषि तो नहीं है। ठीक है, खनन भी प्राथमिक में आता है, अनुसंधान भी नहीं आएगा, तो परिवहन हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे, आ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक संचार का साधन क्या है, इंटरनेट है आज के समय में, तो आपको डी लगाना है। इसके बाद कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का आंतरियो पत्तन कौन सा है। तो ये सिंगापुर है। ठीक है, याद रखना सिंगापुर है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा। ये आपको याद होना चाहिए, जेनेवा। ठीक है, कई बार पेपर में आता है। गैरिसन नगर इनमें से कौन से है। तो गैरिसन नगर जहाँ पे फौजी या सिपाही वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ये अंबाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पे फसल कौन सी है, यानी कौन सी फसल है जो पे के रूप में यूज की जाती है, जिसको पिया जाता है मतलब। तो कहने का मतलब है ऑप्शन में है रागी, कॉफी, अंगूर या गन्ना। तो ठीक है, कॉफी हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है अरवारी पानी संसद किस राज्य से संबंधित है। तो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो ये जल क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट है धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज क्या है, इसमें से तांबा जो है ये धातु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी। ये कंवर सेन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य जो होता है कौन सा संगठन करता है। तो इसको सीमा सड़क संगठन कहा जाता है। ठीक है,
यानी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया था? इसको कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पत्तन के नाम से जाना जाता है। फिर खालिस्तान वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था है जिसमें उच्च प्रजननशीलता होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, यानी जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो ये प्रथम अवस्था में होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था में? प्रथम अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। अंगूर की कृषि जो है कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तो ये भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रमोद के उद्देश्य की गई यात्रा को हम क्या कहते हैं? इसको हम टूरिज्म या फिर हिंदी में पर्यटन कहते हैं। व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कहलाती है, ठीक है। डैश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो जो पत्तन होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगला है कि रानीगंज और झरिया कैसे नगर है? ये खनन नगर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है कौन सी? आपने हरियाली पढ़ा है, मैंने आपको जो रिवीजन क्लास है वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने आपको अपने वीडियोस में कराए हैं, रिवीजन क्लास में कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद करना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अति लघु उत्तरात्मक, यानी बहुत शॉर्ट में आंसर देना है। मुख्य श्रमिक, ठीक है, मेन जो श्रमिक है, मेन वर्कर जो है वो किसको कहा जाता है? जिसको साल में 183 दिन काम मिल जाता है, यानी जो कम से कम 183 दिन वर्ष में काम कर लेता है, उसको हम मेन श्रमिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताने हैं, तो अपरंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आ जाता है। सौर ऊर्जा में आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको सोलर पैनल पे वो पड़ता है और उससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है, यानी कि बिजली बनती है, ठीक है। पवन ऊर्जा में आपने देखा होगा कि हवा की गति का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पवन चक्कियां होती है जिसमें टरबाइन लगी होती है, उसको बिजली में बदला जाता है, ठीक है। ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखना है आपको जो भारत में जिसके वजह से कोयला का निर्माण हुआ है। तो देखो एक है गोंडवाना शैल और दूसरी है टर्सरी, ठीक है, जिसको तृतीय कैल कहा जाता है, ठीक है। तो ये गोंडवाना काल हो जाएगा, तृतीय काल हो जाएगा। तो गोंडवाना काल में बना कोयला जो है भारत में आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि जो तृतीय काल का कोयला है वो आपको उत्तर पूर्व यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है इधर ही देखने को मिलेगा। पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम बताने हैं, तो पल्ली बस्ती के स्थानीय नाम यानी पाना कहा जाता है, इसको पाड़ा कहा जाता है, पाली कहा जाता है, नगला ढाणी कहा जाता है, ठीक है, ये इसके नाम है। अगला क्वेश्चन है कि दो रेशेदार फसल बताने, कपास और जूट जो होते हैं ये रेशेदार फसल है। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के अकॉर्डिंग उस पर आधारित है? तो ये जो रेडिकल विचारधारा है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौतिक कारक बताने हैं, तो मृदा हो जाएगी, जहाँ पे आपको बताया उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे। जलवायु, जहाँ की जलवायु ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी हो, तो लोग यहाँ पे बसेंगे। जहाँ पे जल उपलब्ध हो, भू आकृति आप देखोगे समतल स्थान पे लोग ज़्यादा बसते हैं, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आवधिक बाजार किसे कहते हैं? तो ये एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे हर वीकली, आप इसको वीकली बाजार के रूप में देख सकते हो, जैसे हर संडे को बाजार लगता है, कहीं पे मंडे को बाजार लगता है, ठीक है। तो ये इसे आवधिक बाजार कहते हैं, ठीक है। ये सप्ताह में भी लग सकता है या कहीं पे एक या दो दिन के गैप में भी लगता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई? तो 1990 ईस्वी से प्रकाशित होती है, उसके बाद से लगातार प्रकाशित होती आ रही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र बताने हैं, तो सामाजिक भूगोल आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सारे इसके उपक्षेत्र है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे 3 पूछे तो आप इनमें से कोई भी 3 बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास के किन्हीं 3 उपागम बताने, तो ये 4 प्रमुख उपागम है, ठीक है, तो आप ये बता सकते थे। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। आय उपागम जो है सबसे पुराना उपागम है, क्योंकि मानव के विकास को उसके इनकम से यानी उसकी आय से जोड़ के देखा जाता है, ठीक है। फिर कल्याण उपागम है, इसमें मानव को लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के रूप में देखा जाता है, और सरकार को ये देखा जाता है कि सरकार लोगों को कितना लाभ पहुंचा रही है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें कितना दे रही है, इसको देखा जाता है। फिर नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, ठीक है, इसमें 6 बेसिक नीड मानी गई है, यानी जिसमें आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छ आवास, ठीक है, ये कितना प्रोवाइड हो पा रहा है इसको देखा जाता है। तो देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पेपर का टाइम है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल के लिए मैंने ऑलरेडी चैप्टर की वीडियो बनाई है, चैप्टर की वीडियो देख लो, और लाइव क्लास करा रखी है, उसमें आप जाके रिवीजन कर लो। यहाँ पे मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो श्रमजीवी यानी जो कार्यशील जनसंख्या है, इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? तो इसको मुख्य 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है सीमांत श्रमिक, ठीक है। एक होता है अश्रमिक, ठीक है। और एक होता है मुख्य श्रमिक, यानी मुख्य श्रमिक हो गया, सीमांत श्रमिक हो गया और अश्रमिक हो गया। मुख्य श्रमिक कौन होता है? मेन लेबर, जो 183 दिन यानी साल में कम से कम 6 महीने तक जिसको काम मिलता है, ठीक है। सीमांत श्रमिक में कौन से लोग होते हैं? जिनको 183 से कम दिन काम मिलता है, ठीक है। और अश्रमिक में वो हो जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं, जिनको काम ही नहीं मिल रहा होता है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई 2 सुझाव देने हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में विकास करना है तो क्या, सबसे पहले वहां पे ट्रांसपोर्ट और संचार की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। बागवानी, पर्यटन और जल विद्युत परियोजनाएं, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बता सकते हो। नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार में क्या डिफरेंस है? द्विपक्षीय व्यापार जो होता है, इसमें 2 देश होते हैं, ठीक है। 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसको द्विपक्षीय कहा जाता है। और बहुपक्षीय व्यापार में क्या होता है? 2 से अधिक देश होते हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तरल और गैसीय पदार्थ का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए कौन सा परिवहन सबसे बेहतर है? तो इसमें देखो, इसमें एक ही तरीका होता है, इसको पाइपलाइन के जरिए ले जाना, ठीक है। जो भी लिक्विड चीज है, जो भी गैस वाली चीज है, उसको अगर उसका ट्रांसपोर्ट अगर इससे होता है, क्या कहते हैं, पाइपलाइन से होता है, तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ये सस्ता भी है, सुरक्षित भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के 2 कारण बताने हैं। तो देखिए, हम पेट्रोलियम पदार्थ क्यों खरीदते हैं ज्यादा, आयात क्यों बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इसके कारण ऊर्जा की मांग बढ़ी है, इसलिए हमें पेट्रोलियम पदार्थ लेने पड़ते हैं बाहर से, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे घरेलू जो पेट्रोलियम उत्पादन है वो बहुत लिमिटेड है, यानी हमारे यहाँ पे इतना पेट्रोलियम नहीं है कि हम अपने देश की आवश्यकता को पूरा कर पाए, इसलिए हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण के कोई 2 उपाय बताने हैं। जल प्रदूषण को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो औद्योगिक और घरेलू जो अपशिष्ट होता है उसको उसको सीधा नदियों में नहीं बहाना, बल्कि उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो साफ हो जाए तब नदियों में बहाना है, एक तो ये तरीका है। फिर जल स्रोतों में कचरा, रसायन या प्लास्टिक डालने से सख्त मना, ठीक है। जैसे मान लो कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है, तो वहां पे कचरा बिल्कुल भी नहीं डालना, कोई केमिकल वहां पे नहीं डालना, प्लास्टिक वहां पे नहीं डालना, ठीक है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। इसमें आपके लॉन्ग आंसर होते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषता बतानी है, ठीक है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषता क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो खेती होती है वो बड़े बड़े खेतों में की जाती है, और उत्पादन का मुख्यतः उत्पादन जो होता है वो किसके लिए होता है? बाजार के लिए होता है, यानी कि मेन जो इसका पर्पज होता है इसको करने का, वो पैसा कमाना होता है, ठीक है। यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसी फसलें उगाई जाती है जो ज्यादा बिकती हो। अगला है, इसमें आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है बड़े लेवल पे, ठीक है। फिर कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में भी ये की जा सकती है, और इसमें प्रति व्यक्ति अगर उत्पादन देखें तो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण के कोई 3 क्षेत्र बताने हैं। चलवासी पशुचारण आपको पता है हमारे यहाँ पे प्राचीन समय से होता आ रहा है दुनिया भर में, अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये प्राचीन जीवन निर्वाह की गतिविधि मानी जाती है। और इसमें जो पशुचारक होता है उसके पास खूब सारे पशु होते हैं, अपने पशुओं के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करता रहता है, ठीक है। तो इसको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। और इसके 3 प्रमुख क्षेत्र पूछे हुए हैं, ठीक है। 3 प्रमुख क्षेत्र, तो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका एक क्षेत्र जो है वह है उत्तरी अफ्रीका का, अटलांटिक तट से लेके अरब प्रायद्वीप तक, ठीक है। ये मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला होता है। दूसरा क्षेत्र जो है वो यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पे है। तीसरा क्षेत्र जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका से लेकर मेडागास्कर द्वीप तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर और सुएज नहर की तुलना उसकी स्थिति के आधार पे और उसके लाभ के आधार पे आपको करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सुएज नहर। तो इसकी स्थिति क्या है? ये मिस्र में है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। इसका फायदा किसको मिल रहा है? यूरोप और एशिया के बीच में जो दूरी हो गई है वो कम हो गई है, ठीक है, जिससे ईंधन की बचत होती है। पनामा नहर की बात करें तो ये पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, और इससे अमेरिका यानी उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम हो गई है, ठीक है, जिससे कि व्यापार तेजी से हो पाता है। नेक्स्ट है कि आंतरिक जलमार्ग से आप क्या समझते हैं? विश्व के किसी एक आंतरिक जलमार्ग के बारे में आपको बताना है। आंतरिक जलमार्ग वो जलमार्ग होते हैं जो नदी, झील और नहरों के माध्यम से देश के भीतर परिवहन करते हैं, यानी हम मान लो हम देश के भीतर ही परिवहन कर रहे हैं तो उसको आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, भारी वस्तुएं, थोक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है, और ये सस्ता साधन होता है।
फिर इसमें आगे पूछा हुआ है कि विश्व के किसी एक आंतरिक जलमार्ग के बारे में बताना है, तो आप इसमें राइन जलमार्ग बता सकते हो या इसके अलावा कोई दूसरा जलमार्ग भी बता सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आपको राइन ही बताना है, किसी भी एक आंतरिक जलमार्ग को आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको राइन बताता हूँ। तो राइन नदी यूरोप का एक प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है जो कि स्विट्जरलैंड नीदरलैंड तक बहती है ये। इससे जर्मनी फ्रांस के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको ये जोड़ने का काम करती है। कोयला हो गया, लोहा या केमिकल वगैरह यहाँ से ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है झाबुआ जिले में जो भू निम्नीकरण है, यानी भूमि की क्वालिटी खराब हो गई है, तो उसको रोकने के लिए तीन कौन से उपाय हैं सुझाने आपको। तो देखो, सबसे पहला है वनीकरण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, वृक्ष लगाने हैं, ठीक है। अगर वृक्ष लगाओगे तो मृदा अपरदन कम हो जाएगा। फिर क्या है, जुताई जो होगी वो सीढ़ी नुमा खेती की जाएगी, तो ढाल वाली जो क्षेत्र है वहाँ पे भूमि पर मिट्टी के बहाव को रोकेगी अगर सीढ़ी नुमा खेती होती है तो। फिर जल संरक्षण के उपाय करने हैं, डैम बना देना, मेड़बंदी कर देना, बारिश का पानी जो है उसको इकट्ठा कर लेना, ठीक है, ताकि उसको बाद में यूज़ किया जाए, जमीन की नमी बनी रहे। वायु प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं उसको आपको बताना है। तो औद्योगिक गतिविधियां, आपको पता है हमारे यहाँ पे जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, उससे जो धुआं निकलता है, इसके कारण क्या है, वायु प्रदूषित होती है। फिर हमारे यहाँ पे जो गाड़ी चलती है, वाहन चलते हैं, उसमें से पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, उन गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण होता है। या ईंधन के दहन, आप कोयला जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, उपले या कचरा जलाते हो तो उससे हानिकारक गैस निकलती है, ठीक है, वायु प्रदूषण होता है। फिर सड़क या भवन या खनन के दौरान, ठीक है, भवन निर्माण या भवन को तोड़ा जा रहा होता है, ठीक है, या कोई खनन हो रहा होता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। वनों की कटाई होगी तो पेड़ों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण है, इसकी कोई चार विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए, बड़े पैमाने के जो उद्योग है, इसकी चार विशेषता क्या है, इसमें बहुत बड़े बाजार को टारगेट किया जाता है, इसमें जो विभिन्न प्रकार का कच्चा माल यूज़ किया जाता है, शक्ति के साधन, ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुशल श्रमिक होने चाहिए, विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा बड़े लेवल पे उत्पादन होता है, तो पूंजी भी बहुत बड़े लेवल पे लगती है, ठीक है। पिछले 200 सालों में ऐसे उद्योग जो है बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गए हैं। और पहले ये उद्योग ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप में लगाए जाते थे, लेकिन आज दुनिया के हर हिस्से में आपको ये मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आगे सेम क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है, तो वहां पे हम इसको स्किप कर देंगे। अब अगला अगला क्वेश्चन है कि आकार के आधार पे उद्योग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। तो आकार के आधार पे आप कुटीर उद्योग कह सकते हो, छोटे पैमाने के उद्योग हो गए, बड़े पैमाने के। अब बड़े पैमाने को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जस्ट अभी हमने बड़े पैमाने के उद्योग पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कुटीर उद्योग को और छोटे पैमाने के उद्योग को। तो कुटीर उद्योग क्या होते हैं, घर से शुरू हो जाते हैं, परिवार के साथ मिलकर काम किया जा सकता है, कच्चा माल आपको आसपास से मिल जाता है, बाजार भी आसपास होता है, कम पूंजी वाले कम पूंजी लगती है, साधारण औजारों से हो जाता है, जैसे घर में अचार बनाना हो गया, मोमबत्ती बनाना, बांस की टोकरी बनाना, लिफाफे बनाना, ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग है। फिर छोटे पैमाने के उद्योग, कई जगह पे लघु उद्योग भी कहा जाता है, ये कुटीर उद्योग से अलग होते हैं। इसमें उत्पादन जो होता है वो तकनीक और निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से अलग है। क्यों, क्योंकि कुटीर उद्योग में घर से उत्पादन हो रहा था, पर यहाँ पे आपको प्रॉपर कारखाने में, यानी घर के बाहर कारखाने में ये काम होता है। स्थानीय कच्चा माल इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे अर्धकुशल श्रमिक भी चल जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिजली से चलने वाली मशीनों से काम किया जाता है, और रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि घर पे कोई काम करेगा, दो दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर करेंगे, पर यहाँ पे 10 20 30 50 मेंबर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बड़े पैमाने के उद्योग को नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की किन्हीं चार समस्याओं को बताइए। तो हमारे यहाँ पे भूमि की खंडित जोत होना, क्यों, आपको पता है पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि जोत जो है वो छोटी होती जा रही है, जिसके कारण उत्पादन की क्षमता घट जाती है। फिर मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है, ठीक है, मानसून अगर बारिश ना हो तो दिक्कत, बारिश ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक मशीन या वैज्ञानिक तरीकों की इस्तेमाल थोड़ा कम ही होता है, तो इसकी वजह से भी नुकसान होता है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, तो ये भी है। फिर क्या है, किसान कर्जे में दब जाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा भू निम्नीकरण हो रहा है, आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। पानी में लवणता की मात्रा आप देखोगे पहले के मुकाबले बढ़ती है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो बहुत सारे रीजन है इसके, तो आप कोई भी चार कारण आप यहाँ पे बता सकते थे। भारतीय कृषि के कोई चार प्रकार बताने हैं, तो हमारे यहाँ पे निर्वाह कृषि होती है, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि होती है, विस्तृत कृषि होती है, रोपड़ कृषि होती है, तो कोई चार प्रकार आप बता सकते हो। अब निर्वाह कृषि क्या होती है, इसमें किसान जो होता है अपने परिवार की जो जरूरत होती है उसके लिए, यानी अपने परिवार की के खाने के लिए उगाता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई गेहूं खाता है तो अपने परिवार के लिए गेहूं उगा रहा है ये।
वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, इसमें ऐसी फसल उगाई जाती है जो बाजार में बेचने के पर्पज से उगाई जाती है, जिसको खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगा रहे हैं, जैसे कपास गन्ना हो जाता है। फिर विस्तृत कृषि हमारे यहाँ पे बड़े खेतों में कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में ये खेत की जाती है, और यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। फिर रोपण कृषि आप जानते हो, उसमें चाय कॉफी रबड़ ऐसी फसलों को उगाया जाता है। इसके बाद सेक्शन ई है जिसमें हमारे मैप वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये मैप है, आपसे क्या क्या पूछा गया है, मुंबई बताना है, लंदन बताना है, शिकागो बताना है, सिडनी बताना है, ठीक है। तो ये मैप है, देखो ये जो है ये पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, मुंबई आपको पता है ये भारत में है, यहाँ वाला हिस्सा है, लंदन आपको इधर दिखेगा, ठीक है, और शिकागो आपको इधर दिखेगा, तो ये आपको पहचानना था। इसके बाद भारत का मैप भी आता है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कांडला, पारादीप, ये बताने आपको, ठीक है। तो देखो कोलकाता आपको पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, पारादीप आपको यहाँ दिखेगा नीचे ही, फिर इसके बाद विशाखापट्टनम यहाँ पे आपको दिखेगा, कांडला जो आपको गुजरात के इधर साइड में दिखेगा। तो ये आपका इंडिया का मैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। अब हम बात करने वाले हैं 2024 के पेपर की। जो क्वेश्चन 2025 के पेपर में आ रखे थे, अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 24 में, 23 में, 22 में, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को एक ही बार करेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने दिया है? सैंपल, LNC सैंपल, ठीक है। इसके बाद है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा इसमें से, तो बेरोजगारी जो है ये प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पे आपको सत्य लग रहा है, तो भूमध्य सागर कृषि जो है ये खट्टे फलों को के लिए फेमस है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसको मूल्यवान बना दिया जाता है, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पर है, तो अब यहाँ पे देखो कहाँ पे, यूरोप में हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। पूर्ण जनगणना पूछे तो 1881 हो जाएगा, पर यहाँ पे तो पहली पूछा है तो 1872 सही आंसर हो जाएगा। अगला है पाना पाड़ी, ये नगला, ये कौन सी बस्तियों के नाम है, तो ये पल्ली बस्तियों के नाम है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2025 वाले में कराया हुआ था, ठीक है, रिपीट हो रखा है सेम क्वेश्चन। रबी की फसल बताइए कौन सी है, तो यहाँ पे देखो रबी की फसल जो है इसमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों जो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरसों जो है ये रबी की फसल है। अब आप इस टेबल को एनसीईआरटी में देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के आपको दिखेंगे। वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित किया जाता है और उसका मेंटेनेंस भी केंद्र की सरकार करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है, यानी नेशनल हाईवे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, समय के 2 अंतराल के बीच में किसी एक क्षेत्र में विशेष होने वाले जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि का मतलब यहाँ पे परिवर्तन यानी चेंज से होता है। अगला है मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली जो स्थानांतरण कृषि होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो अब ये क्वेश्चन ना एक बार नहीं बल्कि कई बार आया है, ये 2025 के पेपर में भी आया है। अब इन्होंने लैंग्वेज घुमा घुमा के पूछा है, तो मैं आपको बताता हूँ। भारत में ये पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होती है, इसको झूमिंग कहा जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पेपर में। अब मध्य अमेरिका में और मैक्सिको में ऐसी खेती को मिल्पा या मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है मलेशिया और इंडोनेशिया, तो यहाँ पे इसको लदंग कहा जाता है, ठीक है, तो लदंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृहत झील आंतरिक मार्ग ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि का दौर कौन सा था, तो ये 1911 से 1921 का दौर था, ठीक है। इसको ऋणात्मक में, क्योंकि इस समय में जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, तो वृद्धि उतनी नहीं हो रही थी, तो इसको ऋणात्मक में माना जाता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होता है वो क्या होता है, तो परंपरागत और अपरंपरागत, परंपरागत में कोयला आता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस पेट्रोल आ जाता है, लेकिन अपरंपरागत में कौन सा आता है? सौर ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के सड़क जाल जो है विश्व में कौन से स्थान पे आता है? दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अमेरिका आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चमड़ा और लुगदी और कागज उद्योग जो है, वस्त्र और रसायन उद्योग जो है, ये कौन सा प्रदूषण के कारक है, तो ये जल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारा केमिकल निकलता है, लिक्विड निकलता है, ठीक है, जो कि नदी में ज्यादातर बहा दिया जाता है।
अब है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो डैश ने नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है, किसने? ग्रिफिथ टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। भौतिक भूगोल में क्या आ जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण को हम पढ़ते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो जहां से लोग जाते हैं उसको उद्गम स्थान कहा जाता है, ठीक है, जहां पे पहुंच जाते हैं, यानी जहां से लोग चले हैं। देखो, मूव फ्रॉम आपसे पूछा है, मूव फ्रॉम यानी जहां से लोग चले हैं तो वो उद्गम स्थान हो गया, जहां पे पहुंचे हैं वो गंतव्य स्थान हो गया, ठीक है। ये जो गेट था इसको किसमें? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में इसको परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो तरल और गैसीय पदार्थ है कहाँ पे ले जाए जाते हैं? ये पाइपलाइन के जरिए, ठीक है। कहाँ पे? पाइपलाइन के जरिए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सघनतम जनसंख्या वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, सबसे इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा था सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार था। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है दूसरा यानी द्वितीय सघनतम, यानी सॉरी, बिहार के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। तो आप पश्चिम बंगाल यहाँ पे करोगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के आंसर करना है। भारत में नगरों का अभ्युदय कब से हुआ है? प्राग ऐतिहासिक काल से हमारे यहाँ पे नगर हैं। तो ये एनसीईआरटी में सेम आपको यही लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, तो वहां से आया हुआ है। खरीफ की फसलें, अभी मैंने इससे पहले मैं आपको रबी की फसलें बताया था, ठीक है, इस बार खरीफ की पूछ लिए। तो खरीफ में क्या क्या आ जाता है? तो सॉरी, इसमें ये फसल नहीं पूछी, इसमें आपसे ये पूछा है कि मानसून के साथ बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून से सितंबर। आप बताओगे यहाँ पे जून से सितंबर में बोई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धरातलीय और भौम जल का सबसे ज्यादा उपयोग किस में होता है? खेती में होता है, ठीक है, कृषि में होता है। तो आप बोलोगे सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये लोह के यानी लोहे के अयस्क होते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जनसंख्या प्रवास क्या होता है? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से चले जाते हैं तो इसको हम प्रवास कहते हैं। द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है? ये भी मैं आपको करा चुका हूं। जब दो, ठीक है, जब दो देशों यानी जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो इसको द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है? तो ये पनामा नहर जो है ये हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर जो एकांकी झोपड़ी होती है तो ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है? इसको एकांकी बस्ती कहा जाता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हो? तो ये क्या होता है? इसमें हम किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों के विकास के स्तर को नापते हैं, ठीक है। उनके इसमें क्या क्या देखा जाता है? उनकी हेल्थ को देखा जाता है, उनके एजुकेशन को देखा जाता है, उनके आय के स्तर को देखा जाता है। इस आधार पे ये सूचकांक बनता है, ठीक है। जल परिवहन सस्ता क्यों है? जल परिवहन सस्ता इसलिए होता है क्योंकि जो जो समुद्र हैं ये पहले से एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, महासागर पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई मार्ग नहीं बनाना पड़ता, ऑलरेडी कनेक्टिविटी पहले से है, बस दोनों तरफ पत्तन बनाने का खर्चा है। फिर इसमें जब पानी के जहाज जब चलते हैं तो उसमें ईंधन भी कम लगता है, ठीक है, यानी कि ईंधन की खपत भी कम होती है। इसमें भारी माल को भी आसानी से ले जाया जा सकता है, तो इसलिए ये सस्ता पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तरदायी नागरिक होने मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे आप रोकोगे? तो ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, अति चराई जहाँ पे हो चुकी है, जहाँ पे वनों की ज़्यादा कटाई हो चुकी है तो उसको रोक लगाएंगे, ठीक है, ताकि वनों को ना काटा जाए। मृदा संरक्षण के उपाय को अपनाया जाएगा कि कैसे मिट्टी को हम बचा सकते हैं पेड़ लगा के, ठीक है, पानी से उसके कटाव को रोक के। तो ये कुछ तरीके अपनाए जाएंगे। फिर सेक्शन बी है, आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सब आर्थिक भूगोल में आते हैं। कोलक हौज क्या है? तो सोवियत संघ में ना ये एक खेती होती थी जो सामूहिक कृषि होती थी, इसको कहा जाता था, ठीक है। अगला है कि पशु आधारित उद्योग बताने, जैसे डेयरी उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग जो होता है वो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर भारत में बोले जाने वाले किन्हीं तीन भाषा परिवार, हमारे यहाँ पे भारोपीय बोली जाती है, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, ठीक है, ये भाषा बोली जाती है। फिर शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होती है, जहाँ पे कम बारिश के कारण वहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पे सूखा आ जाता है, ठीक है, यानी कि आर्द्रता कम हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कम क्या होता है? कम बारिश के कारण वहाँ पे भूमि जो है वो शुष्क हो जाती है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? हम उसको शुष्क भूमि कृषि के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषण के परिणाम, जल जब प्रदूषित हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो पीने का पानी जब दूषित हो जाएगा तो हैजा, टाइफाइड, दस्त जैसी बीमारी हो जाएगी। जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। आप देखोगे जहाँ का पानी प्रदूषित हो गया वहाँ पे मछलियाँ भी नहीं रह पाती, मछलियाँ भी वहाँ पे मर जाती है, ठीक है। कृषि पे भी बुरा प्रभाव, अगर गंदा पानी, अगर कृषि करोगे गंदे पानी से तो उसमें फसल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। जल स्रोतों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। अगला है कि रेल की पटरी की चौड़ाई के आधार पे भारतीय रेलवे कौन कौन से वर्ग हैं? तो तीन कैटेगरी में बांटा जाता है।
एक तो है ब्रॉड गेज जो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, एक होता है मीटर गेज, ठीक है, एक होता है नैरो गेज जो सबसे कम चौड़ा होता है, ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। अगला है समुद्री पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है आयात निर्यात का, वो आपको इन्हीं मार्गों से होता हुआ दिखेगा, ठीक है, इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? लोग प्रवास क्यों करते हैं? लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, बेहतर आय की तलाश में जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, विवाह या पारिवारिक कारणों से भी जाते हैं, बेहतर जीवन सुविधाओं के कारण जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से अपनी जान बचाने के लिए भी जाते हैं। ट्रक कृषि क्या होता है? तो ट्रक कृषि जो होता है इसमें सब्जी फल और जल्दी खराब होने वाली जो फसलें होती हैं ये उगाई जाती हैं और इसको ट्रकों के माध्यम से शहर के बाजारों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, आसपास के जो बाजार होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। अगला है नगरीय बाजार केंद्र भी बताना है आपको, और यहाँ पे ग्रामीण विपणन केंद्र ये भी बताना है, यानी कि दोनों पूछा हुआ है, तो मैंने आपको दोनों एक ही साथ बता दिया, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मतलब इसके ऑप्शन में था। तो ग्रामीण विपणन केंद्र यानी गांव के जो बाजार होते हैं उसमें आपको स्थानीय संग्रहण या वितरण मिलेगा, ठीक है, लोकल जो चीज़ें आसपास की होती हैं। सीमित सेवाएं मिलती हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, आवधिक होते हैं ये बाजार, साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार होते हैं। नगरीय केंद्र जो होते हैं यहाँ पे विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं आपको मिलती हैं, यहाँ डॉक्टर वकील शिक्षक जैसी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, विकसित सेवाएं मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन क्षेत्र गैर कृषि कार्यों तथा प्रतिभूमि के वृद्धि के कारण बताने हैं। तो भारत में देखें तो समय के साथ भूमि का उपयोग जो है, ठीक है, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। विशेष रूप से आप वन क्षेत्रों में देखो या गैर कृषि उपयोग वाली भूमि को देखो या प्रति भूमि को देखो तो इसमें कुछ वृद्धि हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसमें सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय कई कारण है, ठीक है, एक नहीं बल्कि कई कारण है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वन क्षेत्रों में वृद्धि के कारण। तो आपको पता है सरकारी वन संरक्षण नीति, क्योंकि सरकार जो है वन का संरक्षण कर रही है, अधिनियम लेकर आई है जिससे कि वनों को कटने से बचाना है और जंगल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है, इसके कारण बढ़ रहे हैं। फिर पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के कारण भी ऐसा हो रहा है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के कारण भी ऐसा हो रहा है। फिर यहीं पे दूसरा है गैर कृषि कार्यों में भूमि में वृद्धि में जो कारण है इसको बताना है। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण, ठीक है, आपको पता है उद्योग कारखाने और आवासीय कॉलोनी जो है इसका विस्तार हो रहा है, इस कारण जो कृषि योग्य भूमि थी अब उसका इस्तेमाल गैर कृषि वाले काम में किया जा रहा है, ठीक है। फिर परिवहन और संचार के विकास आप देखोगे, सड़क बनाई जा रही है, रेलवे का निर्माण हो रहा है, हवाई अड्डे बंदरगाह, ठीक है, ये सब बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो कृषि योग्य भूमि थी उसको उसमें इसको बदला जा रहा है। आर्थिक विकास, सेवा क्षेत्र हो गया, व्यापारिक केंद्र हो गए, संस्थाओं के विकास से भूमि का उपयोग जो बदल रहा है, तो ये कुछ कारण है। भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी इसको हम कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले से कर लिया है इससे पहले वाले पेपर में। आगे चलते हैं, भारत में खनिज की किन्हीं दो पट्टियों के बारे में आपको बताना है, जो बेल्ट है। तो एक उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में आप देखते हो, तो इधर की साइड में आपको जो हिस्सा दिखता है, ठीक है, तो इसमें आपका झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब आ जाता है। और यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइड, अभ्रक जैसे खनिज के लिए ये क्षेत्र फेमस है। इसमें झरिया और रानीगंज जैसे खनन क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी प्रायद्वीप में, ये आपको नीचे जो आप देखते हो यहाँ वाला जो क्षेत्र हो जाता है, इसमें आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसमें ये क्षेत्र दिखेंगे, इसमें लौह अयस्क, सोना, बॉक्साइड, मैंगनीज जैसे खनिज जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में पूछा हुआ है कि रोपण कृषि की 4 फसल बतानी है। तो चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़, गन्ना, ये सब रोपण कृषि है। और इसके आगे पूछा हुआ है कि इसकी 3 विशेषता भी बतानी है। तो इसमें क्या होता है, एक ही फसल के बड़े क्षेत्र में उत्पादन होता है, यानी बड़े से क्षेत्र में एक ही टाइप की फसल उगाई जाती है। फिर पूंजी और श्रम प्रदान, यानी इसमें पूंजी और श्रम दोनों ही बहुत ज़्यादा लगता है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक और निर्यात उन्मुख, यानी व्यावसायिक कृषि होती है, इसको बाजार में पैसा कमाने के उद्देश्य से इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हो? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बतानी है। तो गहन निर्वाह कृषि जो होती है ये मानसूनी एशिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र में देशों में की जाती है, ठीक है। इसमें किसान जो होते हैं छोटे खेतों पर ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है, परिवार की ज़रूरतों के लिए भी ये किया जाता है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता की बात करें तो चावल इसमें मेन फसल होती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चावल उगाने पे फोकस किया जाता है। चावल की कई किस्में होती हैं, वो सारी किस्में यहाँ पे उगाई जाती हैं। छोटे खेत और परिश्रमिक श्रम, यानी खेतों का आकार छोटा है तो इसमें खेत में काम करने वाले किसान जो होते हैं खुद उसके परिवार के लोग होते हैं। अधिक श्रम यानी मेहनत ज़्यादा लगती है। जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, गोबर वगैरह से बनी हुई खाद का इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए 3 सुझाव आपको देने हैं। तो नियोजन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही तरीके से प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, उन संसाधनों का इस्तेमाल करना, उसका वितरण करना। फिर पर्वतीय क्षेत्रों का विकास के लिए 3 आपको सुझाव बताने। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो, सड़क, परिवहन और संचार सुविधाएं जो हैं इसका विकास करना है। पर्यावरणीय अनुकूल विकास यानी वनों का संरक्षण करना है ताकि मृदा का अपरदन घटे, मृदा का कटाव कम हो जाए। स्थानीय संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास, ठीक है, बागवानी, पर्यटन, हस्तशिल्प, जल विद्युत जैसे जो स्थानीय लोग हैं, उद्योग हैं, इनको क्या हो सके, प्रोत्साहित किया जा सके। सतत पोषणीय विकास क्या होता है और इसको बढ़ावा देने के 3 उपाय बताने हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि जो संसाधन मौजूद है आज के समय में उसका इस्तेमाल सोच समझ के करना है। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बच सके, ठीक है। फिर सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के 3 उपाय बताने हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को सही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करो। इतना मतलब उसको इस्तेमाल मत कर दो कि वो खत्म हो जाए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना, यानी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना, क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होने वाले स्रोत हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैप की। मैप में पूछा हुआ है मुंबई, न्यूयॉर्क, केपटाउन और पर्थ, ठीक है। तो देखो, भारत में यहाँ जो क्षेत्र है ये मुंबई है, ऑस्ट्रेलिया में ये जो क्षेत्र है ये पर्थ है, ये अफ्रीका में जो सबसे नीचे पॉइंट है ये केपटाउन है, और यहाँ पे आप उत्तरी अमेरिका में देखते हो तो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे मैप की। इसमें कोयली, मंगलुरु, बीना और चेन्नई पूछा हुआ है। तो आप देखोगे ये जो गुजरात में है कोयली, ठीक है, यहाँ पे, और मध्य प्रदेश की साइड में आपको ये बीना दिखाई देता है। चेन्नई जो है आपको ये तमिलनाडु में दिखाई देगा, और कर्नाटका साइड में आपको मंगलुरु दिखाई देता है, ठीक है। तो आप ये बता सकते थे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 2023 के पेपर की। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो संसाधन भूगोल है ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, और सबसे बेस्ट तरीका आपको पता है, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ये जो टेबल है ना इसको अच्छे से देखो। इसमें सामाजिक भूगोल है, और दूसरा राजनीतिक है, और तीसरा आर्थिक है, ठीक है। आर्थिक में ये आ जाते हैं उपक्षेत्र, राजनीतिक में 2 ही आते हैं। ज़्यादातर आपके में सामाजिक या फिर आर्थिक पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो, खनिज और नगरीकरण जो है ये आर्थिक कारक है। उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? अगर साक्षरता स्तर आपका ज़्यादा होगा तो आपकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति जो होगी वो सही होगी, ठीक है, ज़्यादा अच्छी होगी। मानव विकास की अवधारणा जो है किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। फल प्रसंस्करण और मिष्टान किससे संबंधित है? तो ये भोजन प्रसंस्करण उद्योग है, ठीक है। ये पशु नहीं है, ये रसायन भी नहीं है, खनिज भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल, इतना आसान पेपर आता है आरबीएससी का। नेक्स्ट है कि भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें जैव और जो जीवणिक जो संदूषण है इसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी? कंवर सेन ने। कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? नमामि गंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो ध्वनि जो है, ये ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो स्थान विशिष्ट होता है। जैसे कि आप किसी सड़क में जाओगे तो आपको ध्वनि प्रदूषण मिलेगा, किसी कारखाने के पास जाओगे तो आपको ध्वनि प्रदूषण मिलेगा, ठीक है। बाकी जगह पे, आप शांत जगह पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण नहीं मिलेगा। तो ये स्थान विशिष्ट होता है। फिर फिलिंदा ब्लैंक्स है, डैश की कृषि को भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता कहते हैं। तो ये जो खट्टे फल होते हैं, अंगूर वगैरह जो उगाए जाते हैं, अंजीर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भूमध्य सागरीय कृषि का विशेषता है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में किस चीज़ के इंजन के विकास? आपको पता है भाप के इंजन का विकास हो गया था, उसके बाद ट्रेन आई थी, और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। तालाब है मान लो कोई गोल, उसके चारों ओर कोई बस्ती है, उसको क्या प्रतिरूप कहा जाएगा? उसको वृत्ताकार, यानी कि उसको सर्किल, ठीक है, प्रतिरूप माना जाता है। देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल जो थी इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, बॉम्बे उस समय में कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति अवसर देती है और मानव उसका उपयोग करता है, तो कौन सी विचारधारा है? तो ये संभाव्यवाद है, ठीक है। अगला है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताओ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 प्राथमिक क्रिया बताओ। प्राथमिक क्रिया कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है, खनन हो गया। तो आप कोई भी 2 बता सकते हो। हरियाली क्या है? हरियाली एक परियोजना थी, एक प्रोजेक्ट था जो केंद्र सरकार यानी भारत की सरकार के द्वारा लाया गया था, ताकि पर्यावरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जल को बचाया जाए, जल का संरक्षण किया जाए, बंजर भूमि में सुधार लाया जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है वो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मानव विकास के दो उपागम, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? तो ये उद्योग जो होते हैं किसी विशेष कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। कच्चे माल का भार इसमें कम होता है और ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। कुशल, इसमें इस उद्योग में कुशल श्रम पर ज़्यादा निर्भरता होती है। उत्पादन जो होते हैं सामान्यतः आपको कम मात्रा में उत्पादन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया में कम स्थान की आवश्यकता होगी, लोग भी इसमें काम करने वाले भी कम ही लोग होते हैं। प्रदूषण नहीं फैलाते क्योंकि पुर्जे वगैरह होते हैं, इसको आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और स्थापना के लिए अच्छी सड़क संचार सुविधाएं, ये मंत्री बना दिया जाए। मान लो आपका नगर विकास मंत्री आपको बना दिया जाए, तो नगरों में पर्यावरण संबंधी समस्या को कैसे दूर करोगे? यहाँ पे मुझे आंसर नहीं देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अपने अपने विचार से लिखना है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। ठोस कचरा, इसका प्रबंधन करना है, प्रदूषण को कंट्रोल करना है, ठीक है, हरित क्षेत्र बढ़ाना है और जल प्रबंधन करना है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से पेपर में लिख सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बालिका शिशु जो है उसको सुरक्षा दी जा सके, लैंगिक असमानता को कम किया जा सके और जो लड़कियां होती है उनको शिक्षा, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रवास की धाराएं, प्रवास कैसे होता है? तो ये गांव से गांव की तरफ भी हो सकता है, गांव से नगर की तरफ भी हो सकता है, नगर से गांव की तरफ भी हो सकता है और नगर से नगर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। गैरिसन नगर कौन से होते हैं? गैरिसन नगर ऐसे नगर होते हैं जहाँ पे सैन्य छावनियां होती है, आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, आपने देखा होगा। इसका विकास जो है मुख्यतः सैन्य गतिविधि और रक्षा आवश्यकताओं के कारण हुआ है। नेक्स्ट है कि जैव ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताना है। तो जैव ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो जैविक पदार्थ है, जैसे पौधे हो गए, पशु अपशिष्ट हो गया, कृषि अवशेष हो गया, इससे प्राप्त होती है, ठीक है। ये नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है, जैसे बायोगैस हो जाता है और बायोफ्यूल वगैरह हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास हम कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे। हवाई परिवहन यानी जो एरोप्लेन है उसका क्या फ़ायदा है? तो ये जो परिवहन है ये बहुत तेज है, आप बहुत तेजी से कहीं भी जा सकते हो। दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को भी आपस में कनेक्ट करता है, आपातकाल इमरजेंसी के समय में राहत पहुंचाने का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निपटाए गए नौभार के अकॉर्डिंग आपको पत्तन के प्रकार बताने, ठीक है। तो देखो, पत्तनों में जो जहाज जाते हैं वो नौभार यानी कि वजन लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे इसको कैटेगरी में बांटना है, तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट देंगे। सबसे पहला है सामान्य माल पत्तन, दूसरा है विशिष्ट माल पत्तन, तीसरा है कंटेनर पत्तन, ठीक है। सामान्य माल में क्या होता है? विभिन्न प्रकार का जो सामान्य माल होता है उसको निपटाया जाता है। इसमें किसी विशेष माल को, जैसे तेल हो गया, अयस्क हो गया या अनाज हो गया, इसका निपटान होता है। और कंटेनर में पैक माल, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें बहुत भारी संख्या में माल को ले जाया जाता है। एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थापित करता है, क्यों? मान लो आप उद्योगपति हो, आपको एक चीनी की मिल स्थापित करनी है, ठीक है, चीनी का उद्योग स्थापित करना मान लीजिए, तो आप ऐसी जगह पे क्यों करोगे जहाँ पे गन्ना आसपास मिल रहे? तो इसके कई सारे कारण हैं। कारण क्या है? जैसे गन्ना जो है वो जल्दी खराब होने वाला कच्चा माल होता है, अगर इसको काटने के तुरंत बाद मिल तक पहुंचा दिया गया तो ये सही है, अगर सूख जाता है तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि परिवहन लागत कम होती है। अगर आप आसपास मान लो यहाँ पे खेत है और यहाँ पे मिल लगा दोगे तो आसानी से यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उच्च शर्करा मात्रा, क्योंकि गन्ना जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे उसकी शर्करा मात्रा कम होती जाती है, तो उच्च शर्करा मात्रा बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसको तुरंत काटने के बाद वहां पे ले जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि निर्माण और रख रखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण बताना है। तो देखो, सड़कों का निर्माण के हिसाब से और उसके रख रखाव मेंटेनेंस के हिसाब से 4 कैटेगरी बना दी गई है। पहला है नेशनल हाईवे, दूसरा है स्टेट हाईवे, तीसरा है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट रोड और चौथा है ग्रामीण यानी रूरल रोड, ठीक है। फिर अगला है निबंधात्मक प्रश्न, यानी पर्यटन के लाभ बताने हैं और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। पर्यटन के लाभ क्या है? इससे आर्थिक विकास होता है, टूरिज्म जो होता है पर्यटन, इससे रोजगार बड़े लेवल पे उपलब्ध होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ पे होटल हो गया, वहाँ पे गाड़ियों का कैब हो गया, टैक्सी हो गए, रिक्शे हो गए, ठीक है, और वहाँ पे खाने की चीज़ें हो गई, बाजार हो गए, मतलब सबको रोजगार देते हैं ये। फिर क्षेत्रीय विकास, उस क्षेत्र का विकास हो जाता है जहाँ पे टूरिज्म होता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, क्योंकि लोग जब किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को समझते हैं, वहाँ की चीज़ों को समझते हैं। फिर विदेशी लोग भी आते हैं तो वहाँ पे विदेशी मुद्रा का अर्जन भी हो जाता है।
अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भौतिक कारक, क्योंकि हम कहीं भी कहीं पे भी घूमने जाएंगे तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता हो, जहाँ पे जलवायु अच्छी हो। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हम बहुत घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। समुद्र तट में या वन्य जीवन ऐसी जगह पे, ऐतिहासिक स्थल पे हम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट को आकर्षित करता है। दूसरा है आर्थिक कारक, ये लोगों को आय भी देता है, उनके जीवन स्तर को सुधारता है, ठीक है। और आज के समय में अवकाश का समय बढ़ रहा है, जिस कारण की टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है। परिवहन और संचार सुविधाएं, यानी सड़क, रेल, वायु परिवहन, संचार सुविधाओं का विकास होता है, क्योंकि भाई जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे किससे जाओगे? बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, ठीक है, या अपनी गाड़ी से जाओगे तो भी आपको परिवहन के उच्च साधन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, जैसे कोई मेला हो गया जो पर्टिकुलर किसी टाइम पे लगता हो, कोई त्यौहार हो गया जो पर्टिकुलर किसी डेट में ही मनाया जाता हो। कला, संस्कृति, ऐसी धरोहर जो होती है ये लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा, जहाँ पे शांतिपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा है, लोग ऐसी जगह पे घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक केंद्र क्या होता है? ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र क्या होता है? तो व्यापारिक केंद्र जहाँ से व्यापार होता हो, ये हो गया। ग्रामीण और नगरीय मैं ऑलरेडी आपको 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में चावल की खेती के बारे में बताना है और इन पॉइंट के आधार पे बताना है। पॉइंट भी आपको पहले से दे दिए हैं। फसल का परिचय दो, जलवायु की दशाएं बताओ, उत्पादक क्षेत्र बताओ। तो फसल परिचय, यानी चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश की बड़ी जनसंख्या जो है उसका मेन भोजन जो है वो चावल है। खरीफ की फसल है, ये बुवाई जो है मानसून के साथ होती है। और भारत में चावल जो है विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में से भारत आता है, ठीक है। ये बाहर अपने उत्पादन को बेचता भी है, यानी निर्यात भी करता है। अब जलवायु दशाओं की बात करें तो इसके लिए आदर्श जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी इसमें पानी की आपको ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। अधिक आर्द्रता वाली खेती होती है, इसमें बहुत पानी लगता है। जहाँ पे बारिश कम होगी और सिंचाई के साधन नहीं होंगे वहाँ पे चावल नहीं उगाया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। तो भारत में अगर हम इसे देखें तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में उगाया जाता है। दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में उगाया जाता है। उत्तर पूर्व में जाते हो तो उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ में उगाया जाएगा, ठीक है। पश्चिम में जाओगे तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चावल उगाया जाता है। भारत की कृषि की 4 समस्या ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले वाले पेपर में। अब बात करते हैं मैप की। तो मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क, कैपटाउन, ये बताना है आपको। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी था, ये ज़्यादातर चीज़ें पूछी है। तो अफ्रीका में सबसे नीचे आपको कैपटाउन दिखेगा, ठीक है। भारत में यहाँ पे आपको मुंबई दिखता है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? अमेरिका में न्यूयॉर्क पूछा हुआ था ना, यस, ये न्यूयॉर्क हो जाएगा। और सिडनी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे दिखता है, ठीक है, तो ये हमने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं, ये आपको रत्नागिरी, दुर्ग, बल्लारी और बेलाडेला ये बताना है। तो आप देखो महाराष्ट्र में आते हो तो इधर आपको रत्नागिरी दिखता है, ठीक है। फिर आप इधर बीच में आते हो तो ये आपको बल्लारी दिखेगा यहाँ पे। और दुर्ग जो है आपको छत्तीसगढ़ के आसपास यहाँ दिखता है। बेलाडिल्ला यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये 4 क्षेत्र आपको यहाँ पे पहचानने थे। अब हम बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन पेपर एक बार डिस्कस करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर है ये, और इसमें मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों में जो वृत्ताकार प्रतिरूप होता है वो पाया जाता है कहाँ पे? झील या तालाब जो होता है उसके चारों ओर पाया जाता है, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में आपके दे रखा है, इसमें सही आंसर 50 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नवनिश्चयवाद जो है ग्रिफिथ टेलर की जो व्याख्या थी, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी थी। प्रवास का अपकर्ष कारक पूछा हुआ है। तो प्रवास का अपकर्ष कारक जो होता है वो होता है काम का बेहतर अवसर, यानी काम के लिए जहाँ पे अच्छा अवसर मिलेंगे तो हम उधर आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक हलचल, महामारी, ये सब क्या हो जाएंगे? ये इसके प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, ये हमने पढ़ा हुआ था। सीमा जो सड़क संगठन होता है, ठीक है, ये करता है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो पहले से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर ज्ञान आधारित उद्योग, ये भी आई थिंक हम कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग होगा, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार है, कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है? तो आपने हेमेटाइट पढ़ा होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि खरीफ की फसल, अब देखो खरीफ की फसल में क्या आता है? खरीफ की फसल में आप देखोगे चावल है, ठीक है, तो अपना चावल आंसर हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था, ठीक है, बिहार की जनसंख्या घनत्व जो था वो सबसे ज्यादा था। फिर खालिस्तान है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लताविया का है।
ब्राजील में कॉफी के बगानों को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911, ठीक है। और जल संभर प्रबंधन जो था अलवारी पानी संसद कार्यक्रम, ये कहाँ पे था? राजस्थान के अलवर जिले से था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, संचार के व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण आपको बताने हैं, तो उसमें पत्र और टेलीफोन हो जाएगा, ठीक है। ये व्यक्तिगत है। फुटकर व्यापार क्या होता है? ये रिटेल होता है, ठीक है। रिटेल में मतलब ये होता है कि जैसे हम गए अपने पड़ोस में दुकान से कोई सामान खरीद लाए, तो ये फुटकर व्यापार है। यानी फुटकर व्यापार ऐसा व्यापार होता है जिसमें वस्तुएं जो होती है सीधा उपभोक्ता को कम मात्रा में बेची जाती है। यानी हम उपभोक्ता है, हम कस्टमर है, हम दुकान पे गए कोई सामान खरीद लाए, तो ये रिटेल हो गया, ठीक है। अगला है कि स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? स्थिर जनसंख्या का मतलब होता है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर समान होने के कारण कुल जनसंख्या में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, तो इसको स्थिर कहते हैं। मान लो जन्म दर भी बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो वृद्धि होगी वो ना के बराबर होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर। आप लंबी दूरी तक तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए क्या यूज करोगे? पाइपलाइन यूज करोगे, ये भी अब कर रखा है हमने। नेक्स्ट है लघु उत्तरात्मक। इसमें क्या है? ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को यूज करने के सुझाव देखो। देखो कुछ ऊर्जा के संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये तो क्या है? ये खत्म हो जाने वाले हैं, समाप्य हैं, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो उसका ऑल्टरनेट यानी हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। भारत में खनन नगर के दो उदाहरण बताने हैं, तो रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, ये खनन नगर है। प्रवास के कोई दो आर्थिक कारक बताने हैं, तो देखिए प्रवास के आर्थिक कारण में आपका श्रम शक्ति की उपलब्धता हो जाएगी, यानी जहाँ पे उद्योग आपको अवेलेबल हो और वहाँ पे लेबर भी अवेलेबल हो, ठीक है। फिर प्रवासियों द्वारा भेजी गए आय, जो प्रवासी होते हैं जब कहीं पे रहते हैं तो वहाँ से वो पैसा कमाते हैं और अपने परिवार के लिए वो आय भेजते हैं, ठीक है। तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, तो ये आर्थिक परिणाम है। अगला है कि आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं? यानी कृषि योग्य भूमि जो है आज के समय में खराब होती जा रही है, इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। आपको पता है बहुत ज्यादा सिंचाई होती है तो जो मिट्टी होती है उसमें लवणता, ठीक है, उसमें नमक की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण भूमि जो होती है कमजोर होती है। कहने का मतलब उसकी उर्वरक शक्ति कमजोर होने लग जाती है, ठीक है। फिर आपको पता है आज के समय में जो केमिकल वाले उर्वरक है और जो कीटनाशक है बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है? इससे थोड़े समय के लिए किसान को फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो उसकी जो भूमि होती है उसका उपजाऊपन कम होने लग जाता है, ठीक है। अगला है कि ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण बस्ती में देखो गुच्छित बस्ती आ जाती है, अर्धगुच्छित आ जाती है, पल्ली आ जाती है, परिक्षिप्त और एकांकी आ जाती है, ठीक है। तो कोई दो आपको यहाँ पे बतानी थी। पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो इस समय में क्या था? ये एक ऐसी विचारधारा थी जिस समय में मनुष्य जो होता था वो प्रकृति के हिसाब से चलता था, ठीक है। उसने अपने आप को, अपनी जीवन शैली को प्रकृति के हिसाब से ढाल लिया था। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताइए। तो पर्यटन को प्रभावित, अगर मान लो आप टूरिस्ट हो, आप कहीं पे जाओगे तो क्या सोच के जाओगे? आप भू आकृति को देखना पसंद करोगे, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, ठीक है, ऐसी जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जलवायु देखोगे, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो ना ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो, ऐसी जगह पे आप जाना पसंद करोगे। अगला है कि ग्रामीण बस्तियों की दो समस्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा रोजगार नहीं होता, इसी कारण गांव के लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं रोजगार की तलाश में। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं गांव में उतनी नहीं मिलती जितनी आपको शहरों में मिल जाती है, ठीक है। आर्थिक भूगोल की किन्हीं तीन उपक्षेत्र नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले वाले पेपर में ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। बाह्य स्रोतन क्या होता है? इसमें क्या होता है? बाह्य स्रोतन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई कंपनी अपने यहाँ पे कोई काम कराना हो तो किसी बाहरी संस्था को या किसी बाहरी देश को उसका ठेका दे देती है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम हो जाए और उसके कुछ पैसे भी बच जाए। तो इसको कहा जाता है बाह्य स्रोतन। फिर सन्नगर से क्या समझते हो? सन्नगर को हम ऐसे रूप में समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो नगर होते हैं, ठीक है, जब वो उनका विस्तार होता है तो विस्तार के कारण वो आपस में मिल जाते हैं। यानी दो नगर हैं वो बढ़ते बढ़ते आपस में जब मिल जाते हैं तो उसको सन्नगर कहते हैं, ठीक है। जो क्षेत्र बनेगा उसको सन्नगर कहा जाएगा। अगला है सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक क्या होते हैं? देखो मेन लेबर जो होती है, मेन वर्कर जो होती है वो होती है जो 183 दिन से ज्यादा काम करती है, यानी एक साल में 183 से ज्यादा दिन काम करती है। और जो 183 से कम दिन काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत श्रमिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, इसकी किन्हीं तीन मुख्य विशेषता बतानी है। तो इसमें जल संरक्षण और जल संसाधनों का संरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। पीने का जो पानी है वो सबको उपलब्ध हो पाए, इस पे बात की गई थी। सिंचाई और उद्योग, ठीक है, इसका मैनेजमेंट हो सके, इस पे बात हुई थी। और जो भूमि का जल है
जो आपको पता है कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और वर्षा का जो जल होता है उसको कैसे हम बचाएं, इस पे बात हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन इस बार आपके पेपर में ये 2002 वाला काफी पुराना हो गया है। अब जो है ये पेपर में आएगा तो 2012 वाला आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2012, तो इसको भी आपको याद करके जाना है। वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ। अगर हम बारिश के पानी को बचा लेते हैं तो क्या लाभ होगा, तो भूजल स्तर में वृद्धि, यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल बढ़ेगा, जल की उपलब्धता बढ़ती है, और जल संकट कम हो जाता है, क्योंकि जब आपको पानी चाहिए होगा तो आप उस पानी को इस्तेमाल कर पाओगे, जल संकट कम हो जाएगा इससे। बाढ़ और मृदा अपरदन में काफी कमी आ जाती है। फिर नेक्स्ट है कच्चे माल पे आधारित कोई 3 उद्योग आपको बताने हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ये भी कच्चे माल पे आधारित है, कागज उद्योग हो गया। ठीक है, ये सारे उद्योग जो है ये कच्चे माल पे आधारित होते हैं, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो ये उद्योग नहीं चल सकते। ठीक है, आगे है विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो कच्चा माल होता है उसको मशीनों के द्वारा, अपनी स्किल के द्वारा, ठीक है, श्रम के द्वारा, तकनीक की सहायता से इसको दूसरे यानी प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण बोलते हैं। अब इसमें आगे पूछा हुआ है कि आकार के आधार पे आपको बताना है। ठीक है, तो आकार के आधार पे हमारे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई 2 पूछे हैं तो आपको कोई 2 बता देने थे। जैसे कुटीर उद्योग जो होते हैं ये घर से शुरू हो जाते हैं, कच्चा माल आसपास मिल जाता है। ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग जो है ये कारखाने से चलते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े लेवल पे लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो आप ये बातें बता सकते थे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक बताने हैं। ठीक है, तो खनिज, आपको पता है जहाँ पे खनिज होगा, जहाँ पे खनिज संसाधन होंगे, जहाँ पे माइनिंग होगी, वहाँ पे क्या होंगे, उद्योग होंगे। तो वहाँ पे कुशल और अर्धकुशल श्रमिक जो होंगे उनको रोजगार मिलेगा, तो लोग उधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर नगरीकरण, आपको पता है नगर में रोजगार मिल जाता है, अवसर मिल जाते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी चिकित्सा मिल जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, नगरों की तरफ जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर है औद्योगिकरण, जहाँ पे उद्योग होंगे वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको बड़े लेवल पे वहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, और वहाँ पे फिर बहुत सारे, पूरी इकोनॉमी वहाँ पे घूमेगी। जैसे वहाँ पे पर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, वहाँ पे दुकानदार बढ़ेंगे, बैंक कर्मी बढ़ेंगे, डॉक्टर वगैरह सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे उपलब्ध होने लग जाएंगी। ठीक है, तो पूरा ये सिस्टम होता है। इसके बाद है सेक्शन डी, भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति और वितरण का विस्तृत विवरण करना है। तो देखो, भारत में चीनी उद्योग जो है एक प्रमुख उद्योग है। चीनी उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, और ये गन्ने पे डिपेंड रहता है। ठीक है, गन्ने से ही बनती है चीनी, और ये किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अब इसकी स्थिति यानी लोकेशन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि चीनी उद्योग की स्थापना जो होती है वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, जहाँ पे गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो गन्ना जहाँ पे भारी मात्रा में मिल जाएगा, और वहाँ पे ज़्यादातर उद्योग स्थापित होंगे। क्यों, क्योंकि गन्ना जो होता है वो जल्दी खराब होने वाला कच्चा माल है। अगर उसको काटने के 2-4 दिन के अंदर अंदर अगर उसको नहीं पहुँचाया गया तो वो खराब होने लगता है, सूखने लगता है। ठीक है, तो हमेशा कहाँ पे उद्योग स्थापित होगा, जहाँ पे आपके जहाँ पे गन्ना उगाया जाता होगा उसके आसपास। फिर गन्ने में सुक्रोज की मात्रा समय के साथ घटती है, क्योंकि गन्ने में जो शुगर होती है, ठीक है, आपने अगर देखा होगा कि जो ताज़ा गन्ना होगा उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो सूख जाएगा, अगर आप एक गन्ने को काट के 5 दिन रख दो तो 5 दिन बाद वो सूख जाएगा, तो सुक्रोज की मात्रा उसमें क्या होती है, घटने लग जाती है। तो इसीलिए उसको तुरंत यूज़ करना होता है। फिर अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो सबसे पहला है गन्ने की उपलब्धता, कि कितना गन्ना उपलब्ध है। फिर उपजाऊ भूमि है या नहीं है, जलवायु अनुकूल है या नहीं, ये भी प्रभावित करता है। वहाँ पे जल प्राप्त है, श्रम की उपलब्धता है, परिवहन के साधन है, स्थानीय बाजार, ऊर्जा संसाधन है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें उसको प्रभावित करती है। फिर चीनी उद्योग का वितरण की बात करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह देखेंगे। उत्तर भारत में आपको यूपी में, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में मिलेंगी। दक्षिण भारत में जाते हो तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारक। उद्योगों की स्थिति को क्या, कौन से कारक प्रभावित करेंगे। सबसे पहला कच्चे माल की उपलब्धता, जहां पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा वहां पे उद्योग आपको दिखेंगे। फिर शक्ति, ऊर्जा यानी कि बिजली, क्योंकि आपको पता है उद्योग में होती है मशीनें, और मशीनें चलती है बिजली से, या फिर कोयले से, या फिर पेट्रोलियम संसाधनों से। तो आसपास ये संसाधन अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, वरना वहां पे उद्योग नहीं चल पाएगा। फिर है श्रम की उपलब्धता। अब देखो, उद्योग लगाओगे तो भाई आपको मजदूर चाहिए होंगे, लेबर आपको चाहिए होगी। अगर लेबर आसपास अवेलेबल होगी तो ही उद्योग चल पाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है। फिर परिवहन और बाजार, क्योंकि उद्योग में जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि कच्चा माल भी आएगा उद्योग में, और कच्चा माल वहां से प्रोडक्ट बनकर जाएगा बाजार में, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए।
इसके बाद अगला है कि गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है इसकी तुलना करो। तो देखो, अगर हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि का, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है किसान अपने परिवार की पूर्ति, उसकी जो जरूरत होती है उसके लिए खेती करता है। विस्तृत वाणिज्य कृषि में क्या होता है? वो अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के नजरिए से उसको उगाता है, ठीक है, फसल को। भूमि के आकार की बात करें तो गहन निर्वाह कृषि में छोटे खेत होते हैं, जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में बड़े खेत होते हैं। फिर श्रम और तकनीक की बात करें तो इसमें ज़्यादा श्रम लगता है गहन निर्वाह कृषि में। पारंपरिक उपकरण यूज होते हैं, घर के परिवार के लोग मिलकर खेती करते हैं। यहाँ पे थोड़ा श्रम कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है, मशीनों से काम ज़्यादा कराया जाता है। उत्पादन और विपणन की बात करें तो उत्पादन जो होता है कम होता है क्योंकि अपने उपभोग के लिए उगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो इसको बेच दिया जाता है, ठीक है। अगला है रोपण कृषि से आप क्या समझते हो? इसकी विशेषता बतानी है तो रोपण कृषि ऐसी कृषि पद्धति होती है जिसमें किसी एक प्रकार की फसल का बहुत बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, ठीक है, और ये एक तरह से व्यवसायिक उद्देश्य से की जाती है। तो इसकी कौन सी फसलें होती है? चाय उगाई जाती है, कॉफी उगाई जाती है, कोको, रबड़, कपास, गन्ना वगैरह, ये सब रोपण कृषि में आता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये कृषि जो है यूरोपीय जो लोग थे इन्होंने विश्व के भागों में शुरू करवाई थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने दुनिया भर के देशों को गुलाम बना रखा था और वहां पे इन्होंने ये खेती शुरू करवाई थी। इसमें सिंगल फसल यानी एकल फसल उगाई जाती है, जैसे कॉफी उगाई जा रही है तो कॉफी ही उगाई जाएगी, गन्ना उगाया जा रहा है तो गन्ना ही उगाया जाएगा, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं, यहाँ पे खेती होती है। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, आधुनिक तकनीक लगेगी, कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, और कुशल श्रमिक आपको चाहिए होंगे। फिर उत्पादन बाजार और निर्यात के लिए किया जाता है। उत्पादन किस लिए किया जाता है? बाजार के लिए, बेचने के लिए, यानी पैसा लाभ कमाने के लिए, ठीक है। फिर ये कृषि जो होती है ये मेनली उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे पाई जाती है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र का है, अब पश्चिम अफ्रीका में देखो यहाँ कोको उगाया जाता है, ब्राजील में कॉफी उगाई जाती है, श्रीलंका और भारत में चाय उगाई जाती है, मलेशिया में रबड़ उगाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में केला उगाया जाता है, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत में भी रोपण कृषि होती है, तो असम और पश्चिम बंगाल में चाय उगाई जाती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में जाओगे तो कॉफी और रबड़ उगाई जाएगी, अंडमान निकोबार की तरफ जाते हो तो वहाँ पे नारियल उगाया जाता है। अब बात करेंगे मैप। तो देखो, खेतड़ी राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में है, सिंहभूम झारखंड में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो ये हमको पता करना है, ठीक है। देखो अभी मैंने राजस्थान का अलग से बना दिया मैप क्योंकि राजस्थान की तीन चीजें पूछ रखी है। तो इसमें खेतड़ी, खेतड़ी देखो, खेतड़ी ऊपर होगा, फिर उसके नीचे भीलवाड़ा है और यहाँ पे उदयपुर है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये राजस्थान वाला पार्ट बच जाता है, ठीक है। और सिंहभूम जो है झारखंड में है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद वर्ल्ड का मैप दे रखा है, न्यूजीलैंड पूछा हुआ है, और उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। तो देखिए ये कनाडा हो जाएगा। आप ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देख रहे हो यहाँ पे कनाडा हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है ये इधर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ये रहा, ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल अलग यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पहचानना था। अब बात करेंगे 2021 के पेपर की। अब 2021 का पेपर आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना? क्योंकि 2021 का जो पेपर है पीवाईक्यू, उसमें आपका सिलेबस जो था वो बहुत ज़्यादा अलग था। आज की एनसीईआरटी से आपका सिलेबस मैच नहीं करता है, ठीक है। तो 2021 की जगह मैं आपको क्या कराऊंगा, 2025-26 का मॉडल पेपर करवाऊंगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर आपका जो अभी का है आरबीएससी का, उसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। मोस्टली इसमें आप ये लगा लो 70% क्वेश्चन जो है वो वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो नए क्वेश्चन है उसको ही कराने वाला हूँ, ठीक है। ये पेपर आपको आरबीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका ये पेपर दे रखा है, मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंध, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सैंपल, और ये हम कई बार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो व्यवहारवादी भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है। जनांकीय संक्रमण जो होता है इसमें तीन अवस्था होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो होता है उसमें मैक्सिमम अधिकतम स्कोर 1 होता है, यानी 0 से 1 के बीच। इसी अध्ययन है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, ये नया स्थान जो है उनके लिए गंतव्य कहलाएगा, ठीक है। मानव विकास की का विचार जो है इसमें समता होता है, सतत पोषणीयता होता है, उत्पादकता होता है और सशक्तिकरण होता है, ठीक है। तो सतत पोषणीयता हो जाएगा इसका आंसर। विकास का मतलब क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। विकास हमेशा क्वालिटी की बात करता है। फिर कॉफी के बागान जिसको फेजेंड कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है ब्राजील वगैरह में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो अयस्क होते हैं जो धरातल के नीचे गहराई में होते हैं, जो उसको निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? जब जमीन के अंदर निकाला जाता है तो उसको भूमिगत या फिर कूप की खनन कहा जाता है, ठीक है। फिर 1850 के बाद आपको पता है आधुनिक उद्योग
पर आधारित नगर जो थे इनका जन्म हुआ था। और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या जो थी वो 4 गुना बढ़ चुकी थी। स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये शहरों को बढ़ावा देता है। और हमारा जो NHAI है ये 1995 से प्रचलन में है। ठीक है, तो सारे आंसर मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखो ये जितने मैंने स्टार लगा रखे हैं ये ऑलरेडी वो क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कल्याण उपागम बताना है। तो कल्याण उपागम जो है ये उपागम क्या देखता है कि मानव का विकास देखता है, यानी मानव के विकास के आधार पे और लोगों के कल्याण के आधार पे, ठीक है, उसके जीवन स्तर को जोड़ के देखता है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि कायिक घनत्व जो गणना है इसको सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है देश की टोटल जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि को उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर लास्ट है आर्द्र कृषि। आर्द्र भूमि कृषि के बारे में आपको बताना है, यानी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी की जहाँ पे कमी नहीं रहती, तो यहाँ पे जो खेती होती है इसको आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। और ज़्यादातर ऐसी जगह में चावल उगाया जाता है। ठीक है, स्वर्णिम और उत्तर दक्षिणी गलियारा ऑलरेडी कर चुके हैं। यमुना नदी में प्रदूषण के क्या कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से निकलने वाला कचरा, घरेलू सीवेज जो उसमें छोड़ दिया जाता है, धार्मिक क्रियाएं भी हैं, और कचरा प्रवाह, ये सारे जो है उसमें कारण है। जितने स्टार देख रहे हो सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, बस ये वृद्धि और विकास जो है ये रह रहा है। तो वृद्धि जो होती है ये आपकी क्वांटिटी को दिखाती है, यानी कि संख्या को दिखाती है। ठीक है, क्वांटिटी को दिखाती है। लेकिन विकास जो होता है ये गुणवत्ता को दिखाता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा सकारात्मक होता है। ठीक है, तो यही आपको समझना था। फिर ये भी आप कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी ये सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे कर चुके हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हो। पिछले 4-5 साल के पेपर जो मैंने लगातार करवाए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सीधा मैप पे ले चलता हूँ। मैप में आपसे पूछा है मेलबर्न, केपटाउन, मॉस्को और वैंकूवर। तो इसमें आते हैं, देखो मॉस्को जो है ये रसिया में आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मेलबर्न आ जाता है। ये आपका कैपटाउन हो जाएगा साउथ अफ्रीका में सबसे नीचे, और यहाँ पे आपको वैंकूवर दिखेगा। इसके बाद इंडिया का मैप है जिसमें कोच्चि, बोकारो, मथुरा और भीलवाड़ा पूछा हुआ है। तो देखिए कोच्चि आपका नीचे आ जाता है दक्षिण भारत में, बोकारो झारखंड की तरफ आ जाता है, मथुरा यूपी में आ जाएगा, भीलवाड़ा राजस्थान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर यानी 4 तो आपके PYQ हो गए, और एक मैंने मॉडल पेपर करा दिया। मॉडल पेपर में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिए। ठीक है, बार बार एक ही क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैप्टर की वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो चैप्टर की वीडियो को देखो, और जो मैंने लाइव क्लास कराई है लाइव क्लास का रिवीजन वाली वीडियो देखो, और ये जो PYQ है इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो। गारंटी से कह रहा हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन तो आपके यही रहने वाले हैं, सेम यही क्वेश्चन आएंगे। बाद में बेशक से वीडियो खत्म होने के बाद जब पेपर हो जाए, पेपर को मैच कर लेना इस वीडियो से, यही क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।